आज पूरे दिन नेताजी ट्विटर पर ट्रेंडिंग टॉपिक थे। कई राजनेताओं से लेकर बड़ी हस्तियों ने सुभाष चंद्र बोस को लेकर कमेंट किया, उनके फोटोज को डिस्प्ले पिक्चर के तौर पर लगाकर श्रद्धांजलि दी, तो कहीं उनके कोट्स को शेयर किया गया। कुछ तो ऐसे भी लोग थे जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अनडिवाइडेड इंडिया का पहला प्रधानमंत्री तक बता दिया। आज हम भी इतिहास के झरोखों से नेताजी के जीवन को बयान करने वाले कुछ पहलू लेकर आए हैं। इन्हें देखेंगे तो देश के स्वाधीनता संग्राम में नेताजी की भूमिका और स्पष्ट हो जाएगी। आजादी दी नहीं जाती, इसे हासिल करना पड़ता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाएं। हमें अपने बलिदान और परिश्रम से जो आजादी मिले, हमारे अंदर उसकी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर सनक नहीं होती, वो कभी महान नहीं बन सकता। जब क्रांति के पथ पर कोई सुभाष सिर पर कफन बांध कर निकलता है, मातृभूमि को आजाद कराने के लिए किसी भी हद को लांघने के लिए सदैव तत्पर रहता है, तो उसके कहे एक एक शब्द और वाक्य नए नए विचारों की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। इन विचारों में नेताजी की शख्सियत का प्रतिबिंब नजर आता है। इसीलिए शायद उनकी 125वीं जयंती के मौके पर एक बार फिर यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस ही थे। देखिए, आजाद हिंद सरकार माने ही तो भारत की सरकार। 1947 का पहले जो सरकार था, वो था भारत की सरकार, था आजाद हिंद सरकार। तो हाँ, ये बात स्पष्ट कर देना चाहिए, ये सुभाष चंद्र बोस अखंड भारत की पहला प्रधानमंत्री था और उन्होंने पूर्ण स्वराज के लिए लड़ाई किया था। तो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट भारत सरकार की पक्ष से होना चाहिए। जो तर्क दिए जा रहे हैं, उसका मूल कारण 21 अक्टूबर 1943 की वो तारीख है जब सुभाष चंद्र बोस ने भारत की पहली स्वतंत्र अस्थायी सरकार का गठन किया था। ये वो दौर था जब भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई जारी थी। हजारों लोग अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ने के लिए सड़कों पर निकले थे, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के बीच अंग्रेजों ने इस दौरान महात्मा गांधी समेत कई नेताओं को जेल में डाल दिया। वैसे नेताजी तो पहले ही कह चुके थे कि बिना संघर्ष किए आजादी मिलना मुश्किल है, और तो और उनके रास्ते में अहिंसा जैसी कोई बाध्यता नहीं थी। नेताजी का तर्क था कि आजादी के लिए खून बहाना पड़ेगा और इसीलिए महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच विचारों का टकराव दिखा। बापू की अहिंसा वाली थ्योरी से इतर सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार बनाई, जिसका लक्ष्य था अंग्रेजी हुकूमत से भारत को आजाद कराना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसे आजाद भारत की पहली अर्जी हुकूमत हिंद कहा। इसे निर्वासित सरकार या कहें गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी माना जाता है। आजाद हिंद सरकार का बनाया जाना इसलिए आवश्यक था कि अगर देश को आजाद कराना है तो उसके लिए एक फौज चाहिए, एक सरकार चाहिए, एक पूरा संगठन चाहिए। और इसलिए उन्होंने जाकर के 21 अक्टूबर को 1943 में प्रवासी भारतीयों की सहायता से आजाद हिंद सरकार की घोषणा की। और इसके लिए खाली नेताजी नहीं, इसके लिए बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे। असल में ये मांग इसलिए भी उठी क्योंकि जब नेताजी ने निर्वासित सरकार का गठन किया तो उस सरकार के हेड ऑफ द स्टेट और प्रधानमंत्री वही थे। महिला संगठन की कमान कैप्टन लक्ष्मी सहगल के हाथों में थी। इस सरकार में प्रचार विंग S.A. अय्यर संभालते थे। क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस को नेताजी का प्रधान सलाहकार बनाया गया था। आजाद हिंद सरकार के पास अपना बैंक, करेंसी, सिविल कोड और स्टैंप भी थे। बोस ने आजाद हिंद फौज में देश की पहली महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट का भी गठन किया था। बड़ी बात यह भी थी कि इस सरकार को एक्सेस पावर्स का सपोर्ट था।
यानी जर्मनी, जापान, इटली, क्रोएशिया, थाईलैंड, बर्मा, मंचूरिया, फिलीपींस समेत 8 देशों ने मान्यता दी थी और उसका सपोर्ट किया था। बाद में जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप को भी नेताजी की अगुवाई वाली आजाद हिंद सरकार को सौंप दिया था। यहां नेताजी ने भारत का झंडा लहराया था। नेताजी द्वारा अंडमान में तिरंगा लहराने की 75वीं वर्षगांठ पर अंडमान के एक द्वीप का नाम उनके नाम पर रखा गया है। कई इतिहासकार ये मानते हैं कि अगर दूसरे विश्व युद्ध में आजाद हिंद फौज को जापान की वायुसेना की मदद मिल जाती तो भारत की आजादी का इतिहास कुछ और होता। सोचिए, बोस की फौज ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। सेना रंगून की ओर बढ़ी। वहां से 18 मार्च 1944 को भारत में दाखिल हुई। इसके बाद कोहिमा और इम्फाल में अंग्रेजों को टक्कर दी, लेकिन चूंकि जापानी एयरफोर्स का सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए हार झेलनी पड़ी। अगले साल आजाद हिंद फौज का सफर थम गया, लेकिन नेताजी के लड़ाकों ने बता दिया था कि उनकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ देश की आजादी पर न्योछावर रहेगी। Actually, it was not Gandhi's movement, peace movement that brought independence to this country, or that दे दी हमें आजादी बड़ा बिना खड़क बड़ा धार, ये सब. That's not right. It is actually the activities of the Azad Hind Fauj, Netaji and the Azad Hind Fauj, that brought this country independence. And this was admitted by Sir Lord Clement Attlee, who was the Prime Minister of England at that time. सवाल तो ये है कि नेताजी को अलग फौज और निर्वासित सरकार बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? असल में नेताजी का रास्ता इसलिए भी अलग था क्योंकि वो बार बार गांधी जी को अंग्रेजों की नीति के खिलाफ आगाह कर रहे थे। उनको अंग्रेजों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और यह कड़वाहट प्रथम विश्व युद्ध के बाद और ज्यादा बढ़ चुकी थी। दरअसल अंग्रेजों ने वादा किया था कि अगर भारत के जवान प्रथम विश्व युद्ध में उनका साथ देंगे, उनकी तरफ से लड़ेंगे, तो वो भारत को आजाद कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इस दौरान 13 लाख से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश हुकूमत का साथ दिया। तब सेंट्रल पावर्स यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की के खिलाफ लड़ाई में 74,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक शहीद हुए। आखिरकार बाद में ब्रिटेन और उसके साथी मुल्कों की जीत हुई। तब इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ सर क्लॉड ऑशनलेक ने कहा था कि अगर ब्रिटेन के पास भारत की सेना नहीं होती तो जीत मुमकिन नहीं थी। लेकिन अंग्रेजों ने इसके बावजूद देश को आजादी नहीं दी, बल्कि रोलेट एक्ट लगाकर विरोध को दबा दिया। It was the spark that Bose had created among the soldiers of the Indian Army. And we had seen 1857, 2.5 million, 25 lakh Indian soldiers had returned victorious from the Second World War. And when the incidents like this started taking place, there was this thing, revolt in the Karachi Navaldak base, there was this thing in Jabalpur, there was this thing in Asansol, and so many places, and people joined the INA. He said, we knew we will not be able to take this country and hold this country. It was the threat of Subhash Bose. हालांकि जब इतिहास ने खुद को दोहराया, हिटलर ने दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध में धकेल दिया, तब यही सब बातें अंग्रेजों की तरफ से फिर शुरू हुई। अंग्रेजों ने फिर भारतीय सेना की मदद मांगी, तब बोस इसके खिलाफ थे। सुभाष चंद्र बोस तब तक इतने पॉपुलर हो चुके थे कि 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के बाद वो 1939 में लगातार दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर के त्रिपुरी अधिवेशन में उन्होंने गांधी जी के कैंडिडेट पी सिद्धारमैया को 203 वोटों से हरा दिया। लेकिन फिर गांधी जी से हुए मतभेद के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया और यहीं से नेताजी की राहें जुदा हो गई। हालांकि इस सब के बीच नेताजी आजादी के आंदोलन में लगातार सक्रिय थे। कई बार जेल गए, लेकिन 1940 में अंग्रेजों ने नेताजी को कोलकाता में उनके घर पर नजरबंद कर दिया था। इस कड़े पहरे के बावजूद वो पठान का वेश धारण करके 26 जनवरी 1941 को कैद से भाग निकले। काबुल और मॉस्को के रास्ते होते हुए अप्रैल में हिटलर के शासन वाले जर्मनी पहुंच गए। उन्होंने जर्मनी में जाकर जर्मन भाषा में स्पीच भी दी थी। Der Indien ein Kampf sein oder nicht sein ist, kann es nur einen Ausgang geben, unseren gemeinsamen Sieg. इसके बाद जो कुछ हुआ वो सर्वविदित है।
जापान के साउथ ईस्ट एशिया पर हमले के बाद बोस मई 1943 में जापान पहुंचे। जुलाई 1943 में उन्होंने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। फिर भारत की पहली स्वतंत्र अस्थायी सरकार के गठन का ऐलान कर दिया। 1944 में आजाद हिंद फौज के सैनिकों को रंगून में संबोधित करते हुए नेताजी ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था। आजादी का अलग जगाया था। ऐसे देश प्रेमी आजादी के मत वाले नायक को TV9 भारतवर्ष का नमन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।